नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। किसान आंदोलन के शोरगुल के बीच हरियाणा में अब चुनावी दस्तक सुनाई देने लगी है। सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा, 2 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। माफ कीजिएगा, 2 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के किसान आंदोलन के समर्थन में दिए गए इस्तीफे के चलते ये सीट खाली हुई थी। एलनाबाद विधानसभा के इतिहास की बात अगर की जाए तो इस सीट पर शुरू से ही इनेलो का वर्चस्व रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एलनाबाद का प्रतिनिधित्व भी किया है। और अगर पिछले 3 चुनावों की बात की जाए तो अभय चौटाला यहां से लगातार विधायक के तौर पर चुनते आ रहे हैं। लेकिन एलनाबाद उपचुनाव में वर्तमान परिस्थितियां क्या कहती हैं, वर्तमान परिस्थितियों में किस दल का पलड़ा भारी रहेगा और कितना भारी होगा, आज बड़ा मुद्दा में इसी पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या सियासी समीकरण बदलते हुए एलनाबाद में नजर आ रहे हैं। एलनाबाद सीट जाट बाहुल्य होने के साथ साथ किसान बाहुल्य भी है। इनेलो की परंपरागत सीट का तमगा भी एलनाबाद को हासिल है। कुछ लोग इस उपचुनाव को अभय चौटाला के लिए बेहद आसान मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस चुनाव में कुछ चुनौती भी इनेलो और अभय चौटाला का इंतजार कर रही है। अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन आज भी कानूनों की स्थिति जस की तस है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अभय चौटाला के दोबारा से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बात बीजेपी जेजेपी की करें तो किसान आंदोलन के चलते एलनाबाद सीट पर फतह हासिल करना गठबंधन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ दिन पहले पूर्व में पार्टी के प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल भी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पवन बेनीवाल ने पिछले चुनाव में 45,000 से ज्यादा मत हासिल करके हल्के में अपनी मजबूत पकड़ साबित की थी। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन बेनीवाल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। रविवार को गोविंद कांडा ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद चर्चाएं ये भी तेज हुई कि गोविंद कांडा बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। गोविंद कांडा सिरसा में पूरी तरह से सक्रिय है। गोविंद कांडा रानिया विधानसभा सीट से भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अभी ये महज चर्चाएं हैं। औपचारिक तौर पर केवल इनेलो ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। लेकिन एलनाबाद की जनता किसके साथ है, सबसे बड़ा सवाल यह है और आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और क्या एलनाबाद में जीत या हार से पूरे प्रदेश भर के सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं। इन तमाम सवालों पर आज बड़ा मुद्दा में होगी चर्चा और 4 खास मेहमान आज मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं बीजेपी विधायक कमल गुप्ता का, जिनसे हमने एलनाबाद चुनाव को लेकर ही सवाल किया। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए। कि आज तक जितने चुनाव एलनाबाद में हुए एक ही परिवार ने लड़े और उस परिवार से जो लड़े वो मुख्यमंत्री भी रहे, अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और उस परिवार में कई कई लोग मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मैं एलनाबाद की जनता से ये पूछना चाहता हूं कि एलनाबाद का स्टेटस पूरे हरियाणा में कहां है, किस चीज से जाना जाता है? वो केवल एक परिवार के नाम से जाना जाता है? कोई वहां सड़कों की थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट हुई है वो भी हमारी गवर्नमेंट ने करवाई है। उससे पहले एलनाबाद में कोई तो एक बात वो परिवार बताए कि हमारा परिवार यहां से मुख्यमंत्री था, अनेक बार यहां से यहां की जनता हमें जिताती है। क्या खास बात कर दी? और चलिए 4 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा आपका परिचय कराती हूं उनसे। विजेंद्र रेणु है इनेलो से प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता है प्रवीण अत्रे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र जी का रुख करूंगी मैं। विजेंद्र जी, इनेलो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि सीधा सीधा बाजी उनके हाथ में है। हाँ पूजा जी, बिल्कुल आपने सत्य बोला है। एलनाबाद की बाजी बिल्कुल पूर्ण रूप से इनेलो के हाथ में है। इसके पीछे कई कारण है पूजा जी, जो मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो आज हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चला हुआ है और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसानों का साथ देने का काम किया और किसानों की डिमांड के ऊपर, पूजा जी नोट करने वाली बात है, किसानों की मांग के ऊपर
अपना वचन निभाते हुए अभय सिंह ने इस्तीफा दे करके किसानों के साथ खड़े हुए और अब फिर वहां की जनता से पूछ करके जब जनता ने कहा कि आप ही इस बार चुनाव लड़े तो अभय सिंह चौटाला मैदान में आए हैं। इसका सबसे बड़ा ये कारण है। और दूसरा पूजा जी क्या है कि इसमें ये शुरू से ही 1967 से यहाँ पर इलेक्शन होने शुरू हुए थे और इसका जो लगभग मान के चलो 66% एरिया जो है ग्रामीण एरिया है, बिहार से जुड़े हुए किसान वर्ग यहाँ पर ज्यादा है। सारे के सारे किसान आज अभय सिंह जी को चाहते हैं, इसलिए पूरा हल्का आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। 1967 से लेकर के 2019 तक लगभग 15 इलेक्शन हुए, जिसमें से 13 इलेक्शन चौटाला परिवार ने जीतने का वहां पर काम किया है। और इसके अलावा पूजा जी जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा और भाजपा की सरकार चल रही है और जिस प्रकार से जनता को इन्होंने, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो, आज वैसे ही पूरे प्रदेश की जनता त्राही माम कर रही है। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को तो लोग जो है ना आज हल्के में देखना भी पसंद नहीं करते और मैं तो इनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि हल्के में ना ही जाए तो अच्छी बात है। और दूसरा पूजा जी सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से अपना एक कैंडिडेट हायर किया है, शायद उसको मैदान में उतारने का काम करेंगे। और आज कितने हैरानी की बात है। मुझे एक बात बताएं विजेंद्र जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप इतने कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके लिए रास्ता इतना आसान है? क्योंकि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, चूंकि कृषि कानून थे, इस वजह से किसानों का आंदोलन चल रहा था, इस वजह से आज भी वही स्थिति है जो उनके इस्तीफा देते वक्त वो स्थिति थी। ऐसे में लगातार आप लोगों से सवाल ये भी किया जा रहा है कि अगर दोबारा से चुनाव ही लड़ना था तो फिर क्यों इस्तीफा दिया? पूजा जी बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये जो आपने प्रश्न पूछा है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। और किसानों ने डिमांड की थी, जब टिकरी बॉर्डर पर अभय सिंह जी ट्रैक्टर यात्रा लेकर के पहुंचे तो वहां पर उपस्थित किसानों ने मांग की, भाई अभय सिंह आप हमारी मदद करो, हमारा साथ दो। तो उन्होंने पूछा कि कैसे साथ दे सकता हूं बताइए। तो उन्होंने कहा था कि आप इस्तीफा दे करके यदि हमारे बीच बैठते हैं तो हमारे आंदोलन को ताकत मिलेगी, हमारे आंदोलन की मदद मिलेगी और हो सकता है आपके साथ साथ दूसरे जो कांग्रेस वाले भाई भी है वो भी इस तरह का रिस्क उठा ले, इस्तीफा दे दे, अपनी गद्दी का लालच छोड़ दे, तो सरकार के ऊपर भारी दबाव बनेगा और सरकार जो है हो सकता है 3 कानूनों को वापस लेने का मन दबाव के कारण बना ले। लेकिन कांग्रेस वालों ने जरा सा भी इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया किसानों की भलाई के लिए, उनका यानी आप इंतजार कर रहे थे कि और विधायक इस्तीफा देंगे फिर सियासी समीकरण प्रदेश में बदले, इंतजार इस चीज का था या इंतजार इस चीज का था कि कृषि कानून नहीं था पूजा जी, सियासी समीकरण का नहीं था, ये था कि सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। जिस तरह से 31 MLA की कांग्रेस पार्टी थी, यदि ये भी खुल करके किसानों का साथ देती तो कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इतना खुल करके कांग्रेस वाले साथ देने नहीं आज के, जिसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने में कामयाब रही है और उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बन पाया। ठीक है, मैं बजरंग दास जी के पास जाऊंगी क्योंकि कांग्रेस को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बजरंग दास जी, यहाँ पर देखिए विजेंद्र जी सीधे कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए ये सच्चाई भी है कि अभय चौटाला एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अपने पद को छोड़ना उतना भी आसान उनके लिए नहीं रहा होगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया उस वक्त पर? जब चुनाव दोबारा ही लड़ना था तो इस्तीफा दिया है क्यों? वो 3 कृषि कानून के ऊपर जो इस्तीफा दिया गया, मैं पूछना चाहता हूँ 3 कृषि कानून वापिस हो गए क्या? जो किसान आंदोलन पहले चल रहा था वो किसान आंदोलन खत्म हो गया क्या? वही 3 कृषि कानून पेंडिंग है, वही किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, आज फिर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, ये जनता पर बेवजह का आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। ये अपने आप को कहते हैं भी हमारी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया, नेशनल पार्टी है। तो मैं मानता हूँ पार्टी है, घर की पार्टी जरूर है। नेशनल पार्टी जब मानने, कोई लोकसभा में इनका कोई सांसद हो, राज्यसभा में कोई इनका सांसद हो, या इनका कोई किसी भी स्टेट के अंदर कोई विधायक हो, एक विधायक उंगली कटाकर कोई शहीद होता है क्या? जो उंगली कटाकर शहीद होना चाहते थे, 1.5 महीने पहले डेट दे दी,
मैं 26 जनवरी को इस्तीफा दूंगा। इनके दिमाग में ये थी फैसला होने वाला है, आज हो गया, आज हो गया, तो लंबा डेट दे दो ताकि फैसला हो जाए, अपनी बात भी रह जाएगी, अपना काम भी बन जाएगा। वो फैसला हुआ नहीं, मजबूरी में दबाव में इस्तीफा देना पड़ गया। ये तो स्थिति इनकी है, आपके सामने है। जहां तक इलाहाबाद विधानसभा का चुनाव है पूजा जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक मेरे साथी ने कहा, उम्मीदवार कौन मेरे होगा, साथी- इस पर उम्मीदवार डिसीजन हो हमारे जाएगा पास- या फिर बड़ौदा उपचुनाव की तरह देखने को मिलेगी इसमें भी हमारा परिस्थितियां? कल तक हमारा कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा। हमारी दो दौर की बैठकें हो चुकी है और फैसला प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने करना है। कमेटी ने फैसला दे दिया, अभी प्रदेशाध्यक्ष जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा हम सारे उसके साथ हैं। नहीं तो बजरंग दास फैसला जी, कल कहीं बड़ौदा उपचुनाव की तरह परिस्थितियां फिर से सामने आई कांग्रेस में, फिर क्या होगा? आप देखिए, आपने बड़ौदा जिक्र कर दिया, बड़ौदा में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी और पहले से ज्यादा वोटों से बाई इलेक्शन में जीती, आपके सामने है। आज कहां सरकार खड़ी है? मैं नीलों के साथी का समर्थन करता हूं इस बात का कि हालात क्या है। आज हर प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ये तो उधारा कैंडिडेट लेकर आ रहे, मांगते फिर कैंडिडेट नहीं, आजा भाई बाहर से कोई कैंडिडेट लाकर ये अपना पेंडा छुड़ाना चाहते हैं। भाई नीलो हो जो जजका हो चाहिए, भाजपा हो, पंडा छुड़ा के अपना काम काटेंगे। आज हालात क्या है? आज हालात ये है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, नेतागण गांवों में, शहरों में घुस नहीं सकते। जब आते लोग काले झंडों से गो बैक के नारे लगा के इनका स्वागत करते हैं। ये ठीक है आपके प्रवीण सामने अत्रे जी, आपका ठीक है, चैनल दिखा रहा मैं, ठीक है बजरंग दास जी, आपके पास लौट रही हूँ, पूरा समय है मेरे पास, पूरा पूरा चैनल, समय। नेशनल टीवी सब ठीक है। दिखा रहा है किस प्रकार इनका विरोध भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर हो रहा है, क्योंकि इस ठीक है। राज्य के अंदर हर वर्ग का नागरिक दुखी है। ठीक है, इसे पेंडा ठीक है, छुड़ाना चाहता है। अत्रे साहब के पास जाऊंगी मैं। अत्रे जी, आप बताएं, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती एलनाबाद उपचुनाव आपके लिए हो सकता है? क्योंकि बड़ौदा में भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने नजर आई, वहां पर भी आप लोगों की तरफ से दावा किया गया था, लेकिन परिस्थितियां क्या बनी वो सबने देखा। फिलहाल क्या परिस्थिति बन सकती है और क्या उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग चुकी है? उम्मीदवार बीजेपी से होगा या जेजेपी से? देखिए पूजा, पहली बात तो जहां तक चुनौती का सवाल है, चुनौती तो ये अभय सिंह चौटाला जी के लिए है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जिन विषयों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर इस्तीफा दिया, जो बात कह के इस्तीफा दिया, वो बात जो की त्यों है। तो ये सवाल भी एलनाबाद की जनता अवश्य पूछेगी कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना था, लेकिन आपने जो बात कह के इस्तीफा दिया था वो बात तो हुई नहीं, तो क्यों आपने हमारे ऊपर एक और चुनाव थोप दिया, क्यों आपने हमारे मैंडेट का इस तरह से अपमान किया। लेकिन जहां तक बात यह है कि कैंडिडेट, देखिए ये तो ऐलान हो चुका है कि कैंडिडेट गठबंधन चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के निशान पे, कमल के निशान पे चुनाव में उतरेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। अब उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तय होना है। लगभग 17 नेताओं ने आवेदन किया है जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना। अभी मैं सुन रहा था दोनों विरोधी मित्रों को, एक विरोधी मित्र तो ये कह रहे थे कि साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार नहीं कर पाएगी। स्थिति ये है कि कांग्रेस अध्यक्षा ये अनाउंस करती है कि हमारी पार्टी की तरफ से 6 नेताओं ने इस बात के लिए आवेदन किया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कांग्रेस की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने लड़ना चाहते हैं? 17। मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या से पता लगता है कि वास्तु स्थिति क्या है। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल का विषय बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पे परिवार से अलहदा कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है पूजा, यहाँ एलनाबाद की जनता, देखिए या खुद आईएनएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब देखिए लगातार इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ से चुनाव लड़ा है 2 बार, दूसरी पार्टी ने, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यही सवाल एलनाबाद की जनता के सामने है कि परिवारवाद कब तक सामंतवाद चलेगा, कब तक एक ही परिवार रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस सवाल का जवाब भी जरूर मांगेगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए जो राजनीतिक दल पिछले 2 चुनावों का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे
एक राजनीतिक दल की स्थिति ये रही कि वो केवल अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में रहा इलाहाबाद में। अगर आप कांग्रेस की वोटों की संख्या को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस तो केवल अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए कांग्रेस का इलाहाबाद में कुछ भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की चर्चा करनी भी बेमानी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी साहब ये कह रहे ठीक है, लेकिन बजरंग दास जी, ठीक है बजरंग दास जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अत्रे साहब, पवन बेनीवाल अब बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं। सर प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, प्लीज अत्रे साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। पहले समझाएं, पूजा के चर्चा के समय अपने समय पे बोले, डिस्टर्ब ना करें। एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज सर। पैकेज में अत्रे साहब, बजरंग दास जी, प्लीज प्लीज एक एक करके। स्थिति ये होती है कैसे जमीन खिसक जाए पता नहीं लगता। आज इलाहाबाद की जनता सरकार में हिस्सा बचाती है, और किसी भी क्षेत्र की जनता का सरकार में हिस्सा तब बनता है जब वो जनता सरकार भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज सर, एक एक करके। सर ऐसे अगर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके अपनी बात रखें, मेरा सवाल भी सुन ले। अत्रे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि देखिए आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की यहाँ पर, लेकिन जो प्रत्याशी आप लोगों की तरफ से उतारा गया था अभय चौटाला के अगेंस्ट, अच्छी टक्कर उन्होंने दी थी, 45,000 से ज्यादा मत उनको मिले थे। पवन बेनीवाल की बात मैं कर रही हूँ। अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अब आपके पास कौन सा कैंडिडेट, क्या गोविंद कांडा कैंडिडेट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए पूजा, मैंने अभी बताया कि 17 नेताओं ने आवेदन किया है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोविंद कांडा भी उन 17 में से एक है, लेकिन ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। बजरंग दास जी अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज सर, अपनी बारी में बोलिएगा सर। मैं पूजा फिर निवेदन करूंगा या तो इनकी आप लोग बजरंग दास जी, आपको वक्त दूंगी मैं अपनी चर्चा करने आ जाते हैं, कोई समझ नहीं है चर्चा करने की, इतना सीनियर हो गए हैं लेकिन बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि उन 17 व्यक्तियों में से, उन 17 नेताओं में से, अरे भाई इनकी ऑडियो डाउन करो सर, आपको मौका दूंगी ना मैं बजरंग दास जी, तो बताइएगा कौन सच्चा कौन झूठा प्लीज। पता नहीं क्या चर्चा करना शुरू कर देते हैं बीच में, अपने समय पे तसल्ली नहीं होती आपको, जब आपको टाइम मिलता है बोलने का। इस मूर्ख व्यक्ति को बुला लेते हो, ये चाचा बंदा है, ये सच्ची मंडी में आपका क्या चर्चा होनी चाहिए, जो भी अपने समय में बात कर 17 आदमी की बात करते हो, कैसा करना चाहते हैं आपको चाचा छोड़ मचाते हैं आपको, पता नहीं कैसे आप, मुझे तो थोड़ा सा आपसे भी निवेदन करना पड़ेगा, आप कंट्रोल कीजिए या तो सर अगर आप एक एक करके बात रखेंगे तो मैं समझ पाऊंगी, सवाल कर पाऊंगी। इस तरीके से डिबेट नहीं होती सर। अत्रे जी, बजरंग दास जी, प्लीज थोड़ा सा संयम का परिचय दीजिए। मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा सर, प्लीज एक करके। पार्टी को क्या सिखा के भेजती है, तभी तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल है। ऐसे ऐसे प्रवक्ता है कांग्रेस के पास जिनको ये समझ नहीं है कि चर्चा करनी क्या है, कहने को कुछ पता नहीं है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पहले बात सुन लो अगर आराम से, फिर अपने टाइम पे बोल लेना। अरे आपको भी वक्त मिलेगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है चर्चा की, अभी से आप शंभू जी के पास जाऊंगी, शंभू भद्रा जी के पास जा रही हूँ। ठीक है सर, आप लड़ लीजिए थोड़ी देर, मैं शंभू भद्रा जी के पास जाऊंगी। शंभू भद्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम। पूजा जी इनको म्यूट करवा दो ना। बिल्कुल प्लीज, मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा दोनों मेहमानों का, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि अगला प्रश्न सुनाई दे हमें। जी शंभू भद्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि क्या अभय चौटाला के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ा है अब तक? नहीं, इसमें जो सिचुएशन है प्रदेश का, या जिस ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो सिचुएशन आज भी जस के तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहाँ पे केवल यह मैसेज देने में अभय चौटाला एक कामयाब रहे कि किसान के मुद्दे पे हमने इस्तीफा दिया, और चूंकि किसान के तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए हैं अभी तक और आंदोलन जारी है, तो कम से कम उनके पास ये कहने के लिए है कि इस मुद्दे पे हमने एक इस्तीफा दिया। अच्छा होता कि वे इस मुद्दे का विरोध करते हुए चुनाव नहीं लड़ते,
तो शायद ज्यादा इफेक्टिवली अपनी बात को जनता के बीच में रखते। और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं फिर से दोबारा, तो मुझे उम्मीद होगी कि इस मुद्दे पे उनको जनता का समर्थन मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अभय चौटाला को लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं, किसान नेताओं की तरफ से भी खुद ये सवाल उठाए गए हैं कि क्यों फिर इस्तीफा दिया था, क्या ये महज नाटक था, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात यहाँ पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जाए, उनके लिए आपको राहें कितनी मुश्किल और कितनी आसान लगती हैं? और कांग्रेस, अगर यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी बात की जाए तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है एलनाबाद उपचुनाव? देखिए, ये चुनाव तो असल परीक्षा तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभय चौटाला की है, क्योंकि बहुत समय से ये सीट उनके पास रही है और खास करके उनके परिवार के पास ये सीट लगातार रही है। तो उनकी अगर अग्नि परीक्षा कहिएगा तो मेन रूप से उनकी है कि जिस ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दिया उसी ग्राउंड पे फिर वापस चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से मुंह दिखाएंगे, किस तरह से जनता से फेस करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। तो ये सारी चीजें इर्द गिर्द उनके साथ ही आएंगे। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हो रहे थे, तो निश्चित रूप से अपने पार्टी के किसी उम्मीदवार को खड़ा कर सकते थे, खुद नहीं भी खड़ा हो सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि खुद ही खड़ा होना है। तो ये तो एक सिचुएशन है कि उनको इस तरह से नैतिकता अगर दिखानी थी तो अच्छे से दिखानी चाहिए थी। रही बात जेजेपी और बीजेपी की, तो चाहे कांग्रेस की, तो ये दोनों पार्टी के लिए तो वो जो कुछ भी मिलेगा उनका गेन होगा। देखिए, बीजेपी की जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे पवन बेनीवाल, वो इस वक्त कम से कम बीजेपी में नहीं है और वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। कांग्रेस में टिकट देने की दो धुरी है। एक है तो कुमारी शैलजा की धुरी है, दूसरी धुरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धुरी है। कल जो खबर आई है उसके हिसाब से ये है कि कुमारी शैलजा के जिनको खड़ा करेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो पवन बेनीवाल का पलड़ा भारी है और उनको टिकट मिल सकता है। वैसे दूसरे उम्मीदवार भी कांग्रेस की तरफ से है, लेकिन जिसमें कि कैप्टन अमरदीप भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए अब पवन बेनीवाल कितना बेनिफिट होंगे अगर उनको टिकट मिलता है और वो चुनाव में आते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस के लिए ये भी परीक्षा होगी कि किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि ये चुनाव किसान आंदोलन के साये में हो रहा है, तो किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस का जो अब तक का स्टैंड है या उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको जनता कितना स्वीकार करती है या स्वीकार नहीं करती है, इस चुनाव में उनको एक मिल जाएगा देखने को कि क्या हुआ है। अब रही बीजेपी और जेजेपी की, जेजेपी वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं दे रही है और एक चांसेस ये है कि बीजेपी से गोविंद कांडा या आदित्य देवीलाल या फिर जेजेपी के जो नेता है कैप्टन मीनू बेनीवाल, हो सकता है कि वो बीजेपी के टिकट पे उनको चुनाव लड़ने को मिले। तो ये सिचुएशन वहाँ पे है। तो इन सब में किनको टिकट मिलता है, एक तो उस पे गणित निर्भर करेगा। दूसरी बात की बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से वहाँ चुनाव लड़ती है वो देखने वाली बात होगी। तीसरी इम्पोर्टेंट बात की सरकार में जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है उनके कामों का किस तरह से आकलन होगा, वो किस तरह से चीजों को जनता देख रही है और वो कितना मैसेज दे पा रहे हैं वहाँ पे कि इन सालों में उन्होंने क्या काम किया है और उनके काम की एक तरह से परीक्षा होगी इस चुनाव में। मैं लौटती हूँ आपके पास। अत्रे जी कुछ कह रहे थे, अत्रे जी कितना मुहर लग रहा है? देखिए, दो चीजें इस चुनाव से संबंधित कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि जो बार बार एक जिक्र आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पिछले 2 चुनाव में रहे पवन बेनीवाल, उनका बार बार जिक्र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो 45,000 के लगभग वोट पार्टी को उस वक्त मिले थे। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जो भी उम्मीदवार होता है उसके अपने प्रभाव के वोट भी होते हैं, लेकिन वोट पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 45,000 वोट लिए तो पवन बेनीवाल ने लिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे लिए और वो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का वोट। दूसरा, जेजेपी पिछले चुनाव में अलग से चुनाव लड़ रही थी, लगभग 6,000 के करीब जेजेपी के कैंडिडेट को वोट मिले थे। आज बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें इस बात के ऊपर भी गौर करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज और, जैसे कहा जा रहा है कि एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 15 चुनाव हुए हैं, 15 चुनाव में ज्यादातर चुनाव जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल या चौधरी देवीलाल परिवार ने जीते हैं।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूजा देखने वाली बात यह है कि ऐलनाबाद की जनता ने हमेशा गैर कांग्रेसवाद विचारधारा को चुना, और मैं उस वक्त जो गैर कांग्रेस विचारधारा थी, अत्रे जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मेरे एक सवाल का बिना घुमाए फिराए जवाब दीजिएगा प्लीज अत्रे जी। की सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश में है। ठीक है अत्रे जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ बजरंग दास जी, आती हूँ आपके पास। अत्रे जी से मेरा एक सवाल है। अत्रे जी देखिए, आप लोग हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं। आप लोगों की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र होता है। ऐलनाबाद चुनाव की हार या जीत क्या ये तय कर देगी कि हरियाणा के किसान किसके साथ हैं? क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए पूजा, इसमें दो चीजें हैं। ऐलनाबाद का चुनाव ये भी साबित कर देगा कि आज के बाद इस हरियाणा प्रदेश के अंदर उस विचारधारा की कोई जगह नहीं है जो विचारधारा जातिवाद, सामंतवाद और क्षेत्रवाद पे निर्भर करती है। लेकिन किसानों को लेकर भी जवाब दीजिए। और साबित होगी जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा में किए हैं, उसके ऊपर एक मोहर होगी। किसानों को लेकर भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये तय कर देगा कि हरियाणा के किसान किसके साथ? बोलने लगे इसलिए मैं रुक गया था। देखिए ऐसा है, स्वाभाविक है, इंडियन नेशनल लोकदल पूरे चुनाव में किसानों को मुद्दा बनाएगी। उनकी कोशिश भी होगी क्योंकि उन्होंने इस्तीफा इस बात पे दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान हित में किए गए काम और विकास, इन सबको लेके चुनाव में उतरेगी। हम ऐलनाबाद की जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान के हित में क्या क्या काम किए। हम बताएंगे कि यानी अगर मानते हैं, अगर जीत जिसकी भी होगी, ऐलनाबाद की जनता इस बात पर मुहर लगा देगी ना वो पार्टी किसानों के साथ है। यही तो मेरा सवाल है आपसे। देखिए ऐसा है कि ऐलनाबाद में 100% किसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता किसान बाहुल्य कि जब हम तो अपने है। किसानों के प्रति किए गए कामों को लेके जाएंगे तो जो लोग किसान और किसानी से जुड़े हैं, स्वाभाविक है उनका मैंडेट जो है उसी तरफ जाएगा, और वो भी अपना एक पक्ष जो है वो साबित करेंगे इस चुनाव में। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। ठीक है विजेंद्र जी। जी मैडम जी, एक सवाल पूछना था इनसे। जी मैं आती हूँ सर आपके पास एक बार, विजेंद्र जी के पास। एक मिनट, हमारे तीनों प्रवक्ता भाइयों ने और अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक विषय ये बार बार उठाते हैं कि जिस बात को लेकर के इस्तीफा दिया था क्या वो बात पूरी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभय सिंह जी चौटाला ने इस बात को पूरा करवाने के लिए अपनी तरफ से वो जितना कर सकते थे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा करने का उन्होंने काम किया है। कानून को समाप्त करना या ना करना वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अभय सिंह का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जितना कर सकती थी किसानों के समर्थन के लिए, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा काम करने का काम किया है। दूसरा, हमारे एक भाई कह रहे हैं कि उंगली कटा करके शहीद होने वाली बात इन्होंने कही है, लेकिन किसी ने उंगली तो कटवाई, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप भी उंगली कटवा लेते तो शायद कहीं ना कहीं इन किसानों की सुनवाई हो जाती। और तीसरी बात, इन्होंने क्वेश्चन उठाया हमारे उंगली कटवाने से किसानों की सुनवाई हुई क्या? अगर ये भी किसानों की सुनवाई नहीं हुई लेकिन किसानों को सहयोग मिला, किसानों का हौसला बढ़ा, तो फिर सहयोग आगे तक क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों चुनाव में उतर रहे हैं? फिर आगे तक दीजिए सहयोग। अगर चुनाव में नहीं उतरेंगे पूजा जी, तो क्या हम इसके भाजपा के लिए खाली छोड़ देंगे? कम से कम एक एमएलए तो विधानसभा में जाकर के वहां फिर दोबारा से फिर अपनी आवाज उठाने का काम। विजेंद्र जी सवाल तो यही उठ रहा है ना कि फिर सीट क्यों छोड़ी थी, किसके लिए? सीट छोड़ी पूजा जी, अगर किसानों के लिए छोड़ी तो अभी भी वही परिस्थितियां हैं, अभी भी फिर चुनाव नहीं लड़ना था। तो सरकार ने सुधारनी थी, लेकिन ये अनाड़ी सरकार है, इन्होंने जरा सी भी गौर नहीं किया इस बात के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए विजेंद्र जी, बॉर्डर के ऊपर बैठे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर अभय चौटाला इस सीट से जीत जाते हैं तो क्या अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा फिर से वो इस्तीफा दे देंगे क्या? देखिए हालात जो है ना, हालात मजबूर करते हैं आदमी को कोई भी स्टेप उठाने के लिए। कम से कम विधानसभा में जाकर के फिर दोबारा से इनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। किसानों के समर्थन में, आम जनता के समर्थन में यदि विधानसभा में कोई आवाज उठाता तो केवल और केवल अभय सिंह उठाता। विधानसभा में आवाज तो जब पहले भी उठा सकते थे ना, तो फिर अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? सर आप सवाल समझिए। किसानों ने मांगा इस्तीफा। किसानों ने कहा कि आप इस्तीफा देकर के हमारा हौसला बढ़ाने तो किसान नेता तो अब भी कह रहे हैं कि क्यों आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं फिर से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सुना आपने? चढ़ूनी साहब तो कांग्रेस से मिले हुए, सबको पता है, कांग्रेस वाले बयान दिलवाते हैं। अच्छा। चढ़ूनी साहब तो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्होंने तो खुद आके मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो खुद इलेक्शन में आना चाहते हैं। और ये भाई हमारे डरे हुए हैं, ये डरे हुए आपस में बहसबाजी कर रहे हैं। इनके पास तो नए कैंडिडेट है, नए मुद्दा है,
और न ही इनके पास कोई पूजा जी, उम्मीदवार भी सभी भाग ले लेकर के बोले आए हैं। बजरंग दास तो जी किस बोलिए, प्रकार से आ रही जो है हूँ शंभू जी आपके पास पूजा आऊंगी जी, फिर मैं। में जाने का काम करेंगे। देखिए, एक बात तो हकीकत में माननी पड़ेगी, हाँ, जो एलनाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है हमेशा से अनिलों का गढ़ रहा है, आपके पास लिस्ट है? इस बात को हम इनकार नहीं करते। हाँ, और वो हाँ, तो मेरे साथी अजय जी ने कहा भाई वहां तो कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं है कि कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र में कई बार वहां जीतती है। भरत बेनीवाल भी हमारा कैंडिडेट वहां जीतता है। और तीसरी बात, जहां ये कहते भी अनिलो किसान के लिए बलिदान करेगी और विधानसभा में भाई अबे भाई बोला और कोई बोलता ही नहीं। एक विधायक बजरंग दास जी, आप एक मिनट, आपके द्वारा बनाया गया 2013 का कानून जो कांग्रेस ने बनाया था, आपकी नजरों के सामने आपके विधायकों की उपस्थिति में वो कानून एक मिनट सर प्लीज, मैं लौट रहा हूँ, सबके पास वापस से लौट रही हूँ, छोटा सा ब्रेक का वक्त है। अभी आपके सामने आती हूँ सबके पास वापस, पूरा समय छोटा सा ब्रेक और उनके वहां से चर्चा लगातार जारी रहेगी। बने रहिए खबर फास्ट के साथ। अरे सुनती हो? हाँ। कोरोना से काम की बंदी हुई, मदद आ गई राशन की, और अब बेटे को कोरोना हुई गवा तो घर बैठे इलाज के लिए दवाइयां आ गई, और वो भी मुफ्त में। आप एकदम सही कह रहे हो। बहू की जब बच्चा होने वाला रहा ना, तो का अस्पताल ले जाए के लिए घर में मुफ्त में एम्बुलेंस आ गई, और तो और घर में सब लोगन का ना कोरोना का मुफ्त में टीका लग गवा। हम तो अपन जिंदगी में कभू ऐसा नहीं देखे कि सरकार ऐसा काम कर रही है। चुक चुक जिए मोदी जी और योगी जी। कि हमारा राशन घर के लिए मिल गया, जो हमने मजदूरी करके अपना पोषण करते थे उसको हमने बच्चों में लगाया। और जब से मोदी मुझको राशन भी देने लगे तब से मेरी सारी परेशानियां भी दूर हो गई हैं। हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और हमारे घर का खाने पाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत 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 धन्यवाद योगी और मोदी जी का। अरे मुफ्त का जो राशन मिलता है बहुत बढ़िया गरीबों के लिए योजना है, इससे बढ़िया कोई योजना है ही नहीं। मजदूरी करने जाते थे, जब काम वाम नहीं लगता था तो पड़ोस में कर्जा लेना पड़ता था, और अब कर्जा नहीं लेना पड़ता। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। आपके विधायक से सीधा सवाल, समालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर के साथ। देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड कल शाम 4:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। जनपद बाजे मांगे लक्ष्मी दया चंद की छंद न्यारी, सांगी भजनी हरियाणा की तर्ज सुनावे से प्यारी। बॉलीवुड का भी देखो हो रहा से फोकस यो भारी, माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर।
ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। किसके साथ ऐलनाबाद, चर्चा लगातार जारी है। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करती हूँ विजेंद्र जी का। विजेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें ऐलनाबाद उपचुनाव में जीत या हार की, तो अगर इनेलो पार्टी जीतती है या हारती है तो क्या इससे प्रदेश के सियासी समीकरण ज्यादा बदल सकते हैं? ऐसा कुछ उम्मीद आपको लगती है? उसके बाद मैं शंभू जी के पास आऊंगी, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस प्रकार से अभी 25 तारीख को जींद में साऊ देवीलाल का 108वां सम्मान दिवस मनाने का काम किया था और उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में भारी संख्या में लोगों ने पहुंच करके अपने श्रद्धासुमन अर्पित काम करने का काम किया, उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा और इनेलो पार्टी में बहुत अच्छा उसका जो ना वृद्धि होनी शुरू हो चुकी है। यदि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यदि तो बात ही काट दीजिए, यदि तो इसमें है ही नहीं, 100% चुनाव जीतेगी और भारी बहुमतों से जीतेगी। और पूजा जी, आज इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को और इन सरकारों को भी मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन 2 नवंबर को ऐलनाबाद का रिजल्ट आ जाएगा और 2 नवंबर से ही हरियाणा प्रदेश में इस गठबंधन सरकार की तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लोग हर रोज एक दिन घटाना शुरू कर देंगे। ठीक है शंभू जी, आती हूँ सर आपके पास आ रहे हैं। शंभू जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आपने कई चुनाव देखे हैं, कई बेहतर तरीके से आप समीकरणों को समझते हैं, क्या आपको लगता है कि इस सीट की जीत या हार तय करेगी कि हरियाणा प्रदेश के किसान किसके साथ हैं, जनता किसके साथ है, और क्या सियासी समीकरण पूरे प्रदेश में इस एक सीट की वजह से बदल सकते हैं? मुझे नहीं, जैसा ये कहा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इस चुनाव में मोटा मोटी अभी तक के जो समीकरण है उसके हिसाब से एक तरह से माना जा सकता है कि अब चौटाला की जीत हो सकती है। बाकी तो कैंडिडेट के आने पे निर्भर करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन खड़ा करता है और किस तरह चुनाव लड़ते हैं। दूसरा कि वहाँ जो डेवलपमेंट का इशू है वो बहुत पुराना इशू है कि इतने साल से इस परिवार के पास के सीट रहने के बाद भी वहाँ पे पानी से लेकर के सड़क, बिजली, मतलब सारी समस्याएं यूं की यूं है। तो यानी कि विधायक ने क्या काम किया है वो तो ऐलनाबाद की जनता तय करेगी। लेकिन मेरा मानना है कि केवल इस चुनाव से, जैसे जींद के चुनाव के जीत से कोई प्रदेश का सियासी समीकरण नहीं बदला था और बीजेपी को जो लगा था कि वो सीट जीत लेने के बाद उनको बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं था। प्रदेश के जो समीकरण थे वो वैसे के वैसे रहे थे। जाट बहुल क्षेत्र में बीजेपी कमजोर है और जीटी रोड साइड में बीजेपी स्ट्रांग है। सिचुएशन वो उस समय भी वही थी, आज के टाइम में भी प्रदेश का सिचुएशन वही है, क्योंकि ऐलनाबाद जाट बहुल इलाका है और अभी इस वक्त किसान आंदोलन और तरह के इशूज के चलते बहुसंख्यक जो है तो बीजेपी के साथ। लेकिन क्या इस किसान आंदोलन का असर बीजेपी पर पड़ सकता है? क्या किसान आंदोलन बीजेपी पे कुछ नहीं पड़ेगा इसका असर, क्योंकि जहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है। आप देखिए पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, पंजाब में बीजेपी की सीट नहीं है तो नहीं है, मतलब कि वहाँ बीजेपी कुछ गेन नहीं कर सकते हैं। वेस्ट यूपी में जरूर उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन हरियाणा को लेकर के आप देखेंगे तो इसका बहुत असर एक उपचुनाव का बहुत असर पूरे प्रदेश के चुनाव पे उस पर नहीं पड़ेगा। और उसमें भी टाइम है अभी, यहाँ पे मान लीजिए कि 24 में चुनाव होना है, 24 के नवंबर में, तो अभी तो 2-3 साल में कितने मुद्दे आएंगे, कितनी बहस होंगी, कितनी बातें होंगी। लेकिन इनेलो को नैतिक रूप से जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने एक तरह से राज्य पर खर्च का बोझ डाला। सरकार एक उपचुनाव में बहुत खर्च होते हैं, तो उस चुनाव का खर्च तो सरकार पे डाला आपने इस्तीफा दे करके, क्योंकि किसान के मुद्दे आप जो तर्क अभी दे रहे हैं वो तर्क भी उस वक्त भी थे कि विधानसभा में भी आप मुद्दा उठा सकते थे। एक बार आप इस्तीफा दिए, दूसरी बार आप फिर वापस लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। तो ये खर्च सरकार का जो पैसा खर्च होता है पब्लिक का, इसका कौन जवाब देगा कि आपके केवल अपने मनमानी फैसले की वजह से जो इस तरह के नुकसान होते हैं सरकारी खजाने को, इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शंभू भद्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका मन करेगा आप फिर रहेंगे, जब मन करेगा छोड़ देंगे, जो मन करेगा वही करेंगे। तो ये मतलब की सिचुएशन, इस तरह की चीजों पे ब्रेक तो लगनी चाहिए थी। ये अच्छा होता है कि ये चुनाव मान लीजिए, हालांकि लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, लेकिन अगर ये चुनाव हो रहा है
तो इस्तीफा देने वाला इसका खर्चा वहन ठीक करते है। हैं। अत्रे जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बजरंग दास जी देखिए ऐसे है पूजा जी, 2-3 चीजें और हैं जिनके ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जिसका जिक्र हालांकि चर्चा के बीच और में एक भी चीज आया और है कि मान लीजिए कि अभी शंभू जी आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास, रुके। हाँ बताएं अत्रे जी। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे एक बात का जिक्र बार बार आ रहा है। एलनाबाद में अब तक 15 चुनाव हुए, 15 चुनाव में ज्यादातर जो उम्मीदवार जीता वो विपक्ष में रहा। और आज स्थिति ये है कि एलनाबाद की जनता का एक मौका है उनके पास कि वो सरकार में अपना कंट्रीब्यूशन करे, अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार के अंदर दे। लेकिन होता क्या रहा है एलनाबाद के साथ, जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता था इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से विशेष तौर पे एक बात का प्रचार किया जाता था कि इस उम्मीदवार को अगर आप जिताएंगे तो यह होने वाला मुख्यमंत्री होगा। हर बार ये बात कही जाती थी कि आप होने वाले मुख्यमंत्री को वोट डाल रहे हो। उस चक्कर में होता ये था कि जनता वोट डालती थी। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं अत्रे जी, आप कह रहे हैं कि एलनाबाद की जनता के पास मौका है कि सरकार में कंट्रीब्यूट करे। मुझे तो लग रहा है मौका आपके पास है, वक्त से पहले आपको एक और मौका मिल गया जीत अगर आप दर्ज कर पाए वहां पर। तो देखिए मैं वो तो मैं पहले टाइम से कह रहा हूँ। देखिए ये मैंने उसी वक्त कहा हमारे लिए तो अवसर है और हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। मैं तो बोल ही रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब तक एलनाबाद की जनता के साथ होता रहा कि आप आने वाले मुख्यमंत्री को, लेकिन इस उपचुनाव में ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का अभी विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है और अगर एक सदस्य जीत भी गया तो जनता अच्छी तरह जानती है कि बजरंग दास जी रखें अपनी बात। अत्रे जी आती हूँ आपके पास, आपने अपनी बात रखी, बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बजरंग दास जी बोलिए। देखिए एलनाबाद में बीजेपी का वहां कुछ बटने वाला नहीं और एक बार भी इनका कैंडिडेट एलनाबाद में कभी जीतता नहीं। इनका तो वहां पर एलनाबाद में बीजेपी का तो टुकड़ा साफ है, कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात आ गई नीलू भाई की। अबे भाई जब इस्तीफा दिया बोला जनता के बीच जाके जनता से पूछ के गांव गांव जाके इस्तीफा दूं या ना दूं। गांव वालों ने कहा, पब्लिक ने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया। ये फिर कहते हैं कि पब्लिक से पूछ के मैं खड़ा हो रहा हूं। भाई कितने वोटर है, कितने आदमी खड़े मतलब आपकी मीटिंग में थे, वो सब इन लोगों के वर्कर थे। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, अपनी मर्जी से दिया। आप खुद खड़े हो रहे हैं, अपनी मर्जी से खड़े हो रहे हैं। चौटाला साहब की आज उम्र हो चुकी, बुजुर्ग नेता है, सीनियर नेता है, हम उनका आदर मान करते हैं। किस प्रकार आप देखिए, बस सत्ता के लालच में लगा लो, वोट हथियाने के लिए किस प्रकार इस उम्र के अंदर भी किसानों के बीच जगह जगह चौटाला साहब को वो फेर रहे हैं। ये कहते किसान के लिए हमें बलिदान दिया। तो आपने किसान के लिए बलिदान दिया जब ओम प्रकाश चौटाला जींद उचाना की तरफ जा रहे थे, वो वहां पर जब टोल के ऊपर जब भाषणबाजी हो रही थी, जब चौटाला साहब गए आध घंटा माइक पर बोलने के लिए खड़े रहे, मगर किसानों ने माइक नहीं दिया। साहब कहा ये राजनीतिक मंच नहीं, किसानों का मंच है। इस मंच के ऊपर कोई राजनीतिक नेता नहीं बोलेगा। कहा किसान की बात आई। किसान जो है, किसान न्यूट्रल है, आंदोलन। देखिए मेरा 2-3 सवाल है। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है बार बार राजनीतिक नाम दिया जाता है। किसानों का अपना आंदोलन है और किसान अपने दम पर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है। 36 बरादरी, आम जनता, सभी राजनीतिक पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसान, मजदूर, कर्मचारी, आम जनता की, आप रिजल्ट आने दीजिए चुनाव का, तो मालूम लगेगा ना जनता किसके साथ खड़ी है। जनता को तय करने दीजिए। शंभू जी पूछिए अपना सवाल प्लीज सर। मेरा ये नहीं सवाल नहीं, सभी तीनों दल के प्रवक्ता हैं, तो एक बात रखनी है मुझे जी। कि पहली बात तो बीजेपी ने कहा कि वो जाति, परिवार और इन तमाम चीजों से उठ करके चुनाव लड़ रही है। तो पहली बात की जिस विकास को मुद्दे बना रहे हैं, तो अभी अभी हाल में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है मेडिकल में केंद्र स्तर पे, और 24 ओबीसी मंत्री को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो और उसका जोर शोर से प्रधानमंत्री समेत तमाम ने उसका जोर शोर से प्रचार किया। तो क्या यह जातिवाद को प्रश्रय नहीं है, आरक्षण जाति आधार पे? दूसरा कि जहां कैंडिडेट खड़ा करते हैं
अभी मान लीजिए कि कहीं भी कैंडिडेट खड़ा होगा, कोई भी पार्टी खड़ा करे, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, कोई भी, क्या उस क्षेत्र के जाति समीकरण को नहीं देखते हैं और इसके आधार पर टिकट नहीं देते हैं? सभी दल यही काम कर रहे हैं राज्य के चुनाव में, पंचायत चुनाव से लेकर के और केंद्र के चुनाव तक। तो ये बात कहना कि जातिवाद या उससे हम नहीं करते हैं, तो ये तो झूठ, अपने आप से झूठ बोलने की तरह से है। दूसरा कि किसान का बड़ा इशू है कि किसान के मुद्दों पे कांग्रेस को भी केंद्र में मौका मिला, राज्यों में मौका मिला है। इसी प्रदेश में 10 साल अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, इसके बाद इनेलो को भी मौका मिला है, पीछे सरकार थी। और आप देखिए कि इनेलो परिवार का अधिकतर सीट सिरसा, हिसार और जींद के इर्द गिर्द रहे हैं और हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ यही 3 जिला है। इस वक्त की स्थिति में बता रहा हूँ, जिस परिवार के लोग इतने सालों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं वो क्षेत्र इतना पिछड़ा रहेगा, तो वो विकास के दावे की बात जो कर रहे हैं वो तो झूठ है। इसका मतलब आप विकास नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीति या चुनाव के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अब कांग्रेस की बात, अब किसान की बात, तीनों ही दलों को मौका मिला है। केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, कांग्रेस भी रही है, इनेलो स्टेट में रही है, केंद्र में हिस्सेदार रही है, तो किसानों का भला तो कोई दल करने को तैयार नहीं है। और किसी सरकार के पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, ना कोई नियत है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम है। केवल ये टोकन अनाउंसमेंट से कि हम 2000 दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं, इससे किसान का मैं एक इसी बात का जवाब विजेंद्र जी से लूंगी, उसके बाद में आती हूँ अत्रे जी के पास। विजेंद्र जी एक बात बताएं, क्योंकि 3 बार तो देखिए अभय चौटाला खुद यहाँ से चुने गए हैं और परंपरागत सीट ये कही जाती है कहीं ना कहीं इनेलो की। ऐसे में अगर अभी भी विकास वहां पर ना हो तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि विकास के मुद्दों पर या तो आप वोट मांगे या फिर आप किसानों के मुद्दों पर वोट मांगे, कृषि कानूनों के मुद्दों पर वोट मांगे। अगर आप विकास के मुद्दों पर वोट मांगते हैं यहाँ से, क्या आपको लगता है कि जनता आपका साथ देगी? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, जनता पूरा साथ देगी। और जहाँ किसान आंदोलन के नाम पर या किसानों के नाम पर हम वोट मांगने का काम वहाँ पर करेंगे, वहीं पर विकास के नाम पर भी वोट मांगने का काम करेंगे। पूजा जी आपको ध्यान है और मेरे सभी भाइयों को भी ध्यान है, 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2005 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस ने हरियाणा में सत्ता को संभालने का काम किया। 14 से लेकर के 21 तक आज 7 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है ना सत्ता संभाले हुए है। आज से ये 17 साल पहले जितना विकास वहां पर हुआ था वो बहुत ज्यादा विकास किया गया था, लेकिन आज समय की 17 साल में इन्होंने क्या किया, एक बार इनसे भी आप जवाब लेने का काम किए। 10 साल तक कांग्रेस सरकार ने उधर जाकर के भी देखने का काम नहीं किया और 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी ने वहां कितनी गलियां बनवाई है और क्या कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कॉलेज बनवाया। विकास नहीं होगा तो जनता नकारेगी ना, सबको दिखेगा कहाँ विकास हुआ कहाँ नहीं। विकास के नाम पर वोट मांगेंगे तो विकास के नाम पर वोट मिलेगा हो तो वो मुझे बताइए। हाँ पूजा जी, इतना ये जरूर करेंगे, जिस प्रकार से जींद के इलेक्शन में जींद को पेरिस बनाने का इन्होंने वायदा किया था, बड़ौदा के इलेक्शन में बड़ौदा को जो है न्यूयॉर्क बनाने का काम किया था, अब वहां पर जाकर के अहमदाबाद को भी कोई ना कोई नया सिटी बनाने का वायदा करेंगे। सभी नौजवानों की छाती नापने का काम करेंगे। अभी हमारे प्रवीण जी कह रहे थे कि अहमदाबाद को सरकार के साथ लगने का मौका है, अहमदाबाद सरकार के साथ लगे। अरे भाई 7 साल तक आपने अहमदाबाद की सूद क्यों नहीं ली? अब बाई इलेक्शन आ गया तो आप जो ना अहमदाबाद दिखाई देने लग गया। इससे पहले अहमदाबाद भी तो यही था, आप भी यही थे। 7 साल में कितनी संभाल की है आपने? आज आपके पास जो है ना कैंडिडेट नहीं है, आप कैंडिडेट उधार का ले रहे हो। जब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, शंभू जी के सवालों का जवाब दूंगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझे समय जरूर देंगे। अत्रे जी रखिए अपनी बात प्लीज। विजेंद्र जी रुकिए, अब सवाल का जवाब लीजिए प्लीज। अरे रुक जाओ प्रभु, हो गया भाषण भाई, रुक जाओ। देखिए रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 7 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अहमदाबाद में विकास नहीं किया। 7 साल में 14 विधानसभा सत्र आते हैं पूजा जी, आए थे। एक विधानसभा सत्र ऐसा बता दीजिए जिसमें अभय सिंह चौटाला ने ये कहा हो कि ये सरकार अहमदाबाद के साथ दोगला बर्ताव कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है या विकास नहीं कर पा रही है। एक हरियाणा प्रदेश के नेता हैं, अरे भाई हरियाणा प्रदेश के विकास की बात करते हैं। अभय सिंह चौटाला ही विकास की बातें करते हैं और जब से अभय सिंह चौटाला विधानसभा में नहीं है तब से पहले विधानसभा क्षेत्र को तो संभालेंगे ना, फिर पूरे प्रदेश की बात करेंगे। रुकिए पहले, बिल्कुल विधानसभा की पहले अपने विधानसभा
क्षेत्र को उठाई संभाल। है, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मांगों को जब मौका मिला तो इस्तीफा दे दिया। कर दीजिए इनको, तकलीफ होती है जब इनकी सच्चाई बोलते हैं हम। सर मेरे पास समय की कमी, अत्रे जी को अपनी बात शंभू रखने जी ने दीजिए। जो बात कही, शंभू अत्रे जी जी ने बोले। बात कही यहाँ पे जातिवाद की, और शंभू जी ने कहा कि ओबीसी जो मंत्री बनाए हैं उसका भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया। शंभू जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपने लिखा हुआ है, हालांकि मेरा सीधा परिचय नहीं है। शंभू जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर 1952 में एक भाषण दिया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी अच्छी तरह से पता होगा डॉक्टर साहब ने क्या कहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि सरकार को उन वर्गों का संरक्षक होना चाहिए जो वर्ग कमजोर है, पिछड़े हैं। और ये भी कहा था वर्तमान उस वक्त की सरकार पे कि उस वक्त की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और वो क्या था कि जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, सरकार को उनके संरक्षक के तौर पे काम करना चाहिए। और अगर वर्तमान सरकार डॉक्टर साहब की उस बात को, उस कथन के ऊपर पालन कर रही है, तो मुझे लगता है शंभू जी इसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि किसी भी सरकार की नीयत ये तो पूजा जी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, पूजा जी से तो पूछो, ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पब्लिक के अंदर शोर करते हैं। हमने बैकवर्ड को ये कर दिया, हमने वो और पार्टी ने कुछ नहीं किया। कभी और किसी पार्टी का नाम लेते हैं क्या? बैकवर्ड राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश तो सब कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो सारी पार्टियां यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, जनता देख रही है। किसानों के हक के लिए बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों के लिए क्या काम किए गए, विकास के लिए क्या काम किए गए, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखता है। जात-पात का ध्यान रखते ग्राउंड जीरो पर दिखता है कितने विकास के काम हुए। ठीक है सर, हम पूरे प्रदेश की भी बात करते हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम हमारा चलता है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, उसके जरिए देखिएगा कि ग्राउंड जीरो पर कितने काम, कितने विकास के काम आप लोगों के क्षेत्रों में होते हैं, सब बयां होता है सर, प्लीज। ठीक है सर, विकास की बातें, विकास के दावे तो जरूर किए जाते हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, माफी के साथ रोकना चाहूंगी सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, इनेलो ने हालांकि अपने उम्मीदवार की घोषणा एलनाबाद सीट से कर दी है, लेकिन अभी तक बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 8 तारीख आखिरी अंतिम तारीख होगी और उससे पहले ही अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी है। एलनाबाद की जनता किसका साथ देगी, किसके साथ होगा एलनाबाद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बड़ा मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।